हेलो एवरीवन। देखिए, जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग गिब्स फेज रूल के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। और अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो अपन इसमें देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है अगर नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट हो। ठीक है, यूटेक्टिक सिस्टम में या यूटेक्टॉइड सिस्टम में जो भी हमने अभी तक फेज डायग्राम पढ़े। एक्चुअली ये टॉपिक क्या है ना कि अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आयरन कार्बन डायग्राम, उसमें ये टॉपिक थोड़ा सा यूज़ होगा, तो आपको ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए कि गिब्स फेस रूल जो है उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। और वीडियो थोड़ा लेट आया यार, आई नो, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए थे, स्पेशली ये अंकित साहू करके जो थे उनने कमेंट भी किया था कि सर वीडियो और बनाइए। ठीक है। तो यार क्या है ना कि मैं थोड़ा मतलब एमटेक भी कर रहा हूँ, तो सब चीज़ मैनेज करना पड़ती है। हॉस्टल चेंज हुआ, प्लेस चेंज हुई, तो सब अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगा। राइट। तो अब अपन सीधा बिना देरी किए स्टार्ट करते टॉपिक को। राइट। तो यहाँ पे फोकस करो ज़रा। ठीक है। देखो, गिब्स फेस रूल क्या होता है। ठीक है। एक्चुअली आपने थर्मोडाइनेमिक्स में भी पढ़ा होगा। थर्मोडाइनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि P प्लस एफ इज इक्वल टू C+2। जिनने पढ़ रखा है उनको पता होगा ये होता है गिब्स फेस रूल, ये थर्मोडाइनेमिक्स में होता है। राइट। अपन इसको एक्चुअली डिटेल में देखने वाले हैं कि हर एक टर्म क्या क्या है, और वो किसी जगह टू होता है, किसी जगह वन होता है। ठीक है। तो वो वन क्या चीज़ है, टू क्या चीज़ है। देखो, एक्चुअली जो गिब्स फेस रूल है वो ये बोलता है कि P+F=C+N। राइट। एक एक टर्म अगर डिस्कस करें तो ऐसा है, P जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ फेजेस इन द सिस्टम को। सिस्टम क्या चीज़ थी, अपन ने जैसे अभी लास्ट टाइम देखा था ना, बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम देखा था और यूनरी सिस्टम देखा था। ठीक है, जो फेज डायग्राम्स हम पढ़ रहे थे, तो सिस्टम वो चीज़ थी। ठीक। तो उसमें कितने नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो होगा पी। ठीक है। एफ पे अभी मैं बाद में आऊँगा। सी जो है वो है नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सिस्टम। जैसे अगर मैं बात करूँ, अपन ने कॉपर निकल सिस्टम पढ़ा था सबसे पहले, आइसोमॉर्फस सिस्टम। तो उसमें कॉपर और निकल दो कंपोनेंट है, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा उस केस में टू। ऐसे ही हमने मतलब ऐसे समझो, अगर यूनरी फेज डायग्राम है तो सी इक्वल टू वन हो जाएगा, अगर बाइनरी फेज डायग्राम है तो सी इक्वल टू टू होना है। ठीक है। अगर टर्नरी होता तो सी इक्वल टू थ्री होता। राइट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट क्लियर है। अब एन जो है ये क्या चीज़ है, एन डिनोट करता है नंबर ऑफ नॉन कंपोजिशनल वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉन कंपोजिशनल वर्ड को जरा ध्यान दो, मतलब कंपोजिशन को छोड़ के। ठीक है। वो कौन से वेरिएबल्स हैं। ठीक है। मतलब जब अपन फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे आइसोमॉर्फस सिस्टम कॉपर निकल का अपन ने ड्रॉ किया था, तो उसमें तुमको याद हो तो जो निकल का परसेंट है वो इधर लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। तो वो जो था वो क्या था, कंपोजिशन था। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपन ने कंपोजिशन ड्रॉ किया था, तो कंपोजिशन भी वेरी कर रहा था। लेकिन जो एन है, एन जो है उसमें क्या लेना है, कंपोजिशन नहीं लेना है, कंपोजिशन को छोड़ के क्या क्या वेरिएबल्स हैं वो आपको लेना है। ठीक है। अब दो वेरिएबल होते हैं भैया, इन जनरल अगर बात करूं तो दो वेरिएबल जो है वो क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरी करता है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जब भी आप गिब्स फेज रूल पढ़ोगे तो आपने ये पढ़ा होगा P+F=C+2, क्योंकि वहां पे दो वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, तो एन की वैल्यू हो जाएगी टू। जबकि अगर अपन मटेरियल साइंस की बात करें तो भैया मटेरियल साइंस में जो भी हम फेज डायग्राम अभी तक हमने पढ़े हैं और आगे भी जो पढ़ेंगे, उनमें भैया प्रेशर हमेशा कांस्टेंट देने वाला है। वो सारे के सारे फेज डायग्राम जो भी एक्सपेरिमेंट उन पे परफॉर्म किए, वो ये मानते हुए परफॉर्म किए कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट मेंटेन कर रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन ने मेंटेन कर रखा है। तो क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसलिए अब सिर्फ देर इज ओनली वन वेरिएबल विच इज temperature. So in this case value of n will be 1. So in the material science you will see Gibbs phase rule is P+F=C+1, while in the thermodynamics you will see P+F=C+2. राइट। यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है मैंने, अगर आप साइड में देखेंगे तो यही पॉइंट पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। एन की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर मटेरियल साइंस। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब भैया बात करते हैं ये जो एफ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या चीज़ है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक। तो ऐसा है कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ, ये डिनोट करता है
जो बेसिक डेफिनेशन है ये सिर्फ मटेरियल साइंस नहीं, ये और भी जगह आपने पढ़ रखा होगा, टॉम में भी आता है, सॉम में भी आता है, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी है, ठीक है, कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम इज नॉन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे भी वही लिखा है कि नंबर ऑफ एक्सटर्नली कंट्रोल्ड वेरिएबल्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कंपोजिशन हो सकता है टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम की स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करने में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है या कितने एक्सटर्नली कंट्रोल्ड वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। एक्सटर्नली कंट्रोल मतलब जिनको आप एक्सटर्नली कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, वो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब देखो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ, उसकी डेफिनेशन तो अपन ने देख ली, अब अपन देखते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो सिग्निफिकेंस समझने के लिए भैया ऐसा है कि ये फेमस जो लेट टिन डायग्राम है, जरा इस पर फोकस करो, ठीक है। ये लेट टिन सिस्टम जो है, यूटेक्टिक सिस्टम, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, जाके देख लेना, बहुत डिटेल में अपन ने देखा था और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ठीक है। इसमें ऐसा है, अपन एक काम करते हैं कि मान लो पहले अपन सिंगल फेज रीजन के अंदर मौजूद है, ठीक, मतलब मैं पॉइंट ए को कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट ए की मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, और फिर उस डिग्री ऑफ फ्रीडम से अपन क्या कंसेप्ट समझ सकते, क्या उसका सिग्निफिकेंस है वो समझने वाले, ठीक। सबसे पहले तो एक चीज देखो, क्या ये बाइनरी फेज डायग्राम है? बिल्कुल यार, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, लेड और टीन, ठीक। तो बाइनरी फेज डायग्राम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सी की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी यार? अरे बोल दो, क्लियर है क्या? सी की वैल्यू 2 हो गई। और मटेरियल साइंस में ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया कि एन इक्वल टू तो 1 ही रहने वाला है, क्योंकि नॉन कंपोजिशनल वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ एक है जो कि है टेम्परेचर, राइट। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर गिब्स फेज रूल लगाएं तो P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 1, ये चलेगा मटेरियल साइंस के अंदर। और सी की वैल्यू भाई जब तुम 2 पुट कर दोगे बाइनरी सिस्टम के लिए तो P प्लस एफ इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, या एफ इज इक्वल टू 3 माइनस पी आ जाएगा। बोल दो यार, यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? अरे समझ में आएगा यहाँ तक का पॉइंट? समझ में आएगा यहाँ तक का पॉइंट, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि अपन पॉइंट ए पे फोकस करते हैं। पॉइंट ए जो है वो सिंगल फेज रीजन में लाई कर रहा है, ठीक। सिंगल फेज रीजन हो सकता है कि सिंपली लिक्विड हो, या फिर सॉलिड फेज अल्फा हो सकता है, या फिर सॉलिड फेज बीटा हो सकता है। तो ये ए पॉइंट इन तीन में से कहीं भी लाई कर सकता है, सिंगल फेज रीजन होना चाहिए, बस पॉइंट ये। तो देखो जरा, सिंगल फेज रीजन के लिए क्या मैं लिख सकता हूं कि जो पी है, पी क्या था? नंबर ऑफ फेजेस। तो भैया सिंगल फेज तुम बोल ही रहे हो, मतलब फेज की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ठीक। तो P इज इक्वल टू 1, तो क्या अपन बोल सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकल के आई। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का मतलब क्या है वो चीज़ समझो। इसका मतलब बेसिकली ये है कि तुमको पॉइंट ए को डिफाइन करने के लिए 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, ठीक। फिर से सुनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पॉइंट की 2 आई है, इसका मतलब है यू रिक्वायर 2 वेरिएबल्स फॉर डिफाइनिंग स्टेट ऑफ दिस पॉइंट ए। एंड व्हाट आर दोस 2 वेरिएबल्स? दैट आर टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। क्योंकि तुम ऐसे समझो कि पॉइंट ए को अपने को डिफाइन करना है, तो आपको पहले या बाद में किसी भी टाइम पे आपको कंपोजिशन डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई कंपोजिशन कितना है, ठीक। अब अगर मान लो कंपोजिशन, तुमने सिर्फ कंपोजिशन डिफाइन किया, तो सिर्फ कंपोजिशन से कैसे पता लगाओगे कि पॉइंट ए अभी यहाँ पे फिक्स हो चुका है? अरे भाई पॉइंट ए यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता, कहीं भी हो सकता था यार, समझ रहे हो क्या? अभी तुमने सिर्फ कंपोजिशन डिफाइन किया, ठीक। अब तुमको टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा। जब तुम टेम्परेचर भी बताओगे तो टेम्परेचर बताने के बाद में टेम्परेचर और कंपोजिशन, क्योंकि तुमने दोनों 2 वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, तो अब पॉइंट ए फिक्स हो चुका है, तुमने उसकी स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया। अरे समझ में आया क्या? क्लियर है क्या यहाँ तक की बात? सब कुछ क्लियर है कि पॉइंट ए की स्टेट को डिफाइन करने के लिए 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आई है, और उस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ में आ गया, ठीक है। वही सब यहाँ पे लिखा है। सो 2 पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर एंड कंपोजिशन आर रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड टू डिफाइन पॉइंट ए, राइट। अब भैया एक काम करते हैं, अपन मूव करते हैं 2 फेज रीजन में, ठीक। 2 फेज रीजन कुछ भी हो सकता है, अल्फा प्लस लिक्विड हो सकता है, या लिक्विड प्लस बीटा हो सकता है, या अल्फा प्लस बीटा वाला रीजन हो सकता है। डबल फेज लाई कर रहे हैं, सिंपल, ठीक। तो अब भैया अगर 2 फेज रीजन के अंदर अगर मौजूद हो तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में? अरे बोल दो यार, कितनी हो जाएगी इस केस में? P इज इक्वल टू हो गया कितना? 2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ इज इक्वल टू कितना निकल के आना है? 3 माइनस पी, मतलब
3 - 2 मतलब 1 निकल के आ जाएगा क्या? तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आई है। इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट या कोई स्टेट 2 फेज रीजन में लाई कर रही है तो उसको डिफाइन करने के लिए तुमको यू रिक्वायर्ड ओनली 1 वेरिएबल। दैट वेरिएबल कैन बी टेम्परेचर और दैट वेरिएबल कैन बी कंपोजिशन, राइट। मैं दोनों सिचुएशन लेके तुमको बताऊंगा कि कैसे एक ही वेरिएबल की हेल्प से अपन पूरी स्टेट को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पहले ये बोला कि तुमको टेम्परेचर पता था। मान लो मैंने तुमको बोला कि भाई 2 इन्फॉर्मेशन की मैंने, एक तो मैंने बोला कि जो तुम्हारा पॉइंट है या जो स्टेट है वो 2 फेज रीजन में लाई कर रही है, राइट। और मैंने टेम्परेचर दे दिया कि मान लो उसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। तो ये T1 टेम्परेचर जो था ये तुमको बता दिया, ठीक। और वो 2 फेज रीजन बता दिया भाई कि अल्फा प्लस लिक्विड है या लिक्विड प्लस बीटा है या अल्फा प्लस बीटा है, ऐसा कुछ भी, जिस भी रीजन में, ठीक। तुम क्या करो, अगला काम ये करो कि तुमने उस टेम्परेचर पे उस डबल फेज रीजन में जाके एक टाई लाइन खींच दी। टाई लाइन जो थी उसके बारे में आपको डिटेल में सब कुछ पता है कि भाई टाई लाइन जो है वो आइसोथर्म होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब जैसे ही मैंने ये टाई लाइन खींची तो भैया इस टाई लाइन से मुझे क्या पता पड़ गया, इस टाई लाइन का जो ये एंड है जो कि अल्फा फेस की बाउंड्री को टच कर रहा है, राइट। ये फेस मेरे को सी अल्फा बता देगा। क्या बताएगा? सी अल्फा। मतलब इस केस में अगर बात करूं तो कंपोजिशन ऑफ टीन इन अल्फा फेस, ठीक है। सिमिलरली अगर टाई लाइन का ये एंड देखोगे, ठीक, तो ये एंड तुमको क्या बता देगा, लिक्विड के अंदर, मतलब ये Cl की वैल्यू देगा। Cl का मतलब क्या है? कंपोजिशन ऑफ टीन इन लिक्विड फेस। समझ में आया क्या? तो देखो तुमको गिवन क्या था, तुमको सिर्फ गिवन था टेम्परेचर T1। तुमने सिर्फ उसकी हेल्प से क्या कंप्लीट स्टेट को डिफाइन कर लिया। तुमने कंप्लीटली बता दिया कि भैया सी अल्फा कितना है और सी लिक्विड कितना है, राइट। यही तुमने स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन कर दिया। अच्छा, कोई ये मत सोचना कि यार ओवरऑल कंपोजिशन तो पता पड़ा ही नहीं। देखो ओवरऑल कंपोजिशन इस लाइन में कहीं भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। अपना काम ये था कि उसकी स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करना है। मतलब ऐसा है कि वो 2 फेज रीजन में कितना टीन का परसेंटेज है या पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उनका कंपोजिशन क्या है वो तुमने बता दिया, राइट। कि अल्फा फेज में टीन का इतना परसेंट है, लिक्विड फेज में टीन का इतना परसेंटेज है, राइट। तो क्या ये चीज़ समझ में आई क्या तुमको कि सिर्फ टेम्परेचर की हेल्प से तुमने पूरी कंप्लीट स्टेट डिफाइन कर दी। अब अपन सेकंड ऑप्शन लेते हैं कि मान लो मैंने तुमको दे दिया कि सी अल्फा गिवन है। क्या गिवन है? सी अल्फा। अभी मान लो ये T1 गिवन ही नहीं है, ठीक, तो तुम भूल जाओ कि T1 यहाँ पे मौजूद है, ठीक। तुम सिर्फ ये याद रखो कि सी अल्फा गिवन है। तो सी अल्फा गिवन है और मान लो अपन ने ये बता दिया कि भाई डबल फेज रीजन जो है वो अल्फा प्लस लिक्विड है। तो भैया ऐसा है, तुम गए और यहाँ पे तुमने एक पॉइंट मार्क किया, ठीक। ये अल्फा फेज की बाउंड्री पे सी अल्फा के थ्रू एक वर्टिकल लाइन आती है और वो वर्टिकल लाइन सी अल्फा, मतलब समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी अल्फा है, ठीक। कंपोजिशन यार, ठीक है, उसको मैंने वहीं पे शॉर्ट में लिख दिया। तो भाई उससे एक वर्टिकल लाइन ऊपर गई, तुमने ये पॉइंट मार्क किया। जैसे ही पॉइंट आया अब अगला काम सेम कर दो, फिर से तुमने एक टाई लाइन यहाँ पे बना ली यार, ठीक है। जैसे ही टाई लाइन तुमने बनाई, टाई लाइन ने तुमको बाकी 2 वेरिएबल्स बता दिए। टाई लाइन ने खुद तुमको बताया कि अगर ये हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे लेके जाओगे तो उसने बता दिया कि टेम्परेचर T1 कितना है। और जहाँ पे ये वाली लाइन ने इस बाउंड्री को टच किया, इस बाउंड्री का नाम क्या था कि लिक्विड और मशी जोन को सेपरेट कर रही है, तो लिक्विडस। तो जहाँ पे इस लाइन ने, टाई लाइन ने लिक्विडस को टच किया, वहाँ पे अपना क्या आ गया, Cl डिफाइंड हो गया। Cl मतलब कंपोजिशन ऑफ टीन इन लिक्विड फेस। तो क्या फिर से पॉइंट समझ में आया तुमको कि सिर्फ मैंने सी अल्फा दिया था, तुमने जो बचे 2 वेरिएबल थे T1 और Cl वो पता कर लिया। या मैं इसे बोल दूं कि सिर्फ मैंने Cl दिया था और Cl की हेल्प से, अरे Cl दिया होता तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता, तो यहाँ पे तुम मार्क कर देते और फिर वही टाई लाइन खींचते और सेम कहानी रिपीट होती, राइट। तो क्या तुमको ये चीज़ समझ आया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, उस बात का मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकल के आ रही है, इस बात का मतलब यही है कि ओनली 1 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम कंप्लीटली, ठीक है। वो 1 पैरामीटर टेम्परेचर भी हो सकता है, कंपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। क्या क्लियर है? यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, ये पूरी बात लिख रखी है। अब ऐसा है
कि हमने ये तो देख लिया कि भैया जो गिब्स फेस रूल है वो क्या चीज़ है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे अपन गिब्स फेस रूल लगा के देख लेते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी डेवलप हो जाएगी कि गिब्स फेस रूल को कैसे लगाया जाता है मटेरियल साइंस में। ठीक है, जरा इस डायग्राम पे फोकस करिए भैया, अपना ध्यान दीजिए। ये जो डायग्राम है आयरन कार्बन डायग्राम है, इस डायग्राम से आप जो है वो भली भांति परिचित हो जाएंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी सिर्फ इस डायग्राम में फोकस करो 4 पॉइंट पे। एक पॉइंट है ई, ठीक, एक पॉइंट है ई डी, ये यूटेक्टिक पॉइंट है, ये यूटेक्टॉइड पॉइंट है। नाम मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले लेक्चर्स में पूरा कवर करूँगा, सब डिटेल में बात होगी। सिर्फ तुम तो पॉइंट देखो, ये पॉइंट था ई, ये पॉइंट था ई डी, ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है पी। ठीक है, रीजंस के नाम भी समझ आ रहे होंगे। ओवरऑल इनिशियली ये 3 फेज थे, अल्फा, गामा, लिक्विड और डेल्टा, 4 फेज थे। बाकी जो भी तुमको दिख रहा है तो बाकी के रीजन, जैसे इस रीजन का नाम लिखना है तो भैया यहाँ पे टाई लाइन खींचिए और टाई लाइन की बाउंड्री जिन फेजेस को टच कर रही, जैसे ये हुआ गामा फेज, यहाँ हुआ लिक्विड फेज, तो बीच में आ गया गामा प्लस लिक्विड। तो इस तरीके से मैंने रीजन के नाम लिख लिए। ठीक है, वो सब भी छोड़ो, तुम अभी फोकस करो पॉइंट ई के ऊपर। अगर अपन बात करें, ठीक है, जरा यहाँ पे देखो, अपने को गिब्स फेज रूल लगाना है एट पॉइंट ई। तो सबसे पहले तो ये देखो मटेरियल साइंस से गिब्स फेज रूल हुआ पी प्लस एफ इजिकल टू सी प्लस वन। ठीक, बाइनरी सिस्टम है भैया, यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट आने वाले हैं एक एक्सिस पे, बेसिकली मतलब आयरन कार्बन डायग्राम है ये। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 100% आयरन था और यहाँ पे पूछते पूछते एक सीमेंटाइट करके एक फेज आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, सिर्फ इतना याद रखो क्योंकि ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया तो क्या ए फिजिकल टू 3 माइनस पी आ गया। ओके भैया, यहाँ तक तो अपन पहुँच गए। अब अपन पॉइंट ई की अगर बात करें, राइट, तो जरा पॉइंट ई पे फोकस करो। पॉइंट ई के लिए तुम एक चीज़ देखो, पॉइंट ई के ऊपर क्या 3 फेज इक्विलिब्रियम में दिख रहे हैं क्या। मान लो तुम यहाँ से कूल करते हुए नीचे आते, ठीक, अपन ने एक यूटेक्टिक रिएक्शन पढ़ी थी, जब मैंने वो यूटेक्टिक सिस्टम पढ़ाया था, लेट-टिन सिस्टम पढ़ाया था। ठीक है, तो लेट-टिन सिस्टम में अपन ने यूटेक्टिक रिएक्शन पढ़ी थी कि भैया एक लिक्विड फेज जो है 2 सॉलिड फेज में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन हो रही है कि एक लिक्विड फेज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2 सॉलिड में, गामा प्लस Fe3C में। ठीक है, तो पॉइंट ई के ऊपर बेसिकली 3 फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में, लिक्विड और 2 सॉलिड फेजेस, ये लिक्विड और ये पहला सॉलिड, ये दूसरा सॉलिड, तो टोटल 3 फेज हैं जो कि इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ठीक है, तो इस केस में P की वैल्यू कितनी होना है, अरे कितनी होना है भैया, 3 होना है। ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में आ गया कैसे 3 हुई। ठीक, तो भैया क्या तुम बता सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। इस बात का मतलब है कि पॉइंट ई की पोजीशन फिक्स हो चुकी है भाई। पॉइंट ई को डिफाइन करने के लिए तुमको कोई भी वेरिएबल रिक्वायर्ड ही नहीं है। इस पूरे सिस्टम के अंदर एक ही पोजीशन है जहां पे लिक्विड जो है वो 2 सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तुम कोई भी और पोजीशन देख लो, वहां पे ये कारनामे नहीं होने वाले कि एक सिंगल लिक्विड फेज था वो कूल करने पे 2 सॉलिड फेजेस में कन्वर्ट हो रहा था। पूरे फेज डायग्राम में ऐसा सिर्फ एक पॉइंट मौजूद है जो कि है ई। ठीक, तो क्या एफ इक्वल टू 0, यहाँ पे इस बात का मतलब समझ आया कि भैया ई पॉइंट को डिफाइन करने के लिए तुमको कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल रिक्वायर्ड ही नहीं है। तुमको सिर्फ ये देखना है, तुमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई ई पॉइंट का मतलब ये है कि भाई एक लिक्विड फेज 2 सॉलिड फेजेस में कन्वर्ट हो रहा है इस जगह पे। तो ऐसा पूरे फेज डायग्राम में सिर्फ एक पॉइंट पे हो रहा है और वो हो जाएगा तुम्हारा यूटेक्टिक पॉइंट या पॉइंट ई। सिमिलरली अगर तुम पॉइंट ई डी पे फोकस करो तो ई डी पे भी ऐसा ही हो रहा है कि भैया एक सॉलिड फेज गामा कन्वर्ट हो रहा है 2 सॉलिड फेजेस में, अल्फा प्लस Fe3C। ठीक है, ये हुआ पहला सॉलिड फेज, ये दूसरा सॉलिड फेज और ये तीसरा सॉलिड फेज। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या P इक्वल टू 3 होने वाला है क्या। तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या मैं बोल दूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आने वाली है यार, कितनी आने वाली है, सेम आएगी क्या। पॉइंट ई डी की बात कर दें और पॉइंट पी की बात कर दें, ठीक है, उन सब में
सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो ही आएगी। मतलब यूटेक्टॉइड पॉइंट है या जो पॉइंट ईडी है उसकी पोजीशन भी फिक्स है। पूरे फेज डायग्राम में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक सॉलिड जो है वो दो दूसरे डिफरेंट सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो ईडी पॉइंट की भी पोजीशन फिक्स है। ठीक है क्या भैया? ठीक है क्या? पी पॉइंट कहाँ था? पी पॉइंट ऊपर है, ये देखो, ये रहा पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के ऊपर ऐसा है कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, कौन सा वाला, अगर चाहो तो इसमें मैं थोड़ा सा कलर डाल देता हूं, अब समझ गए। इस वाले रीजन से तुम इस वाले रीजन में आ रहे हो। ठीक, तो ऐसा है कि ऊपर था सॉलिड प्लस लिक्विड, ये पहला सॉलिड, ये दूसरा लिक्विड। तो सॉलिड प्लस लिक्विड कूल करने पे एक तीसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। पॉइंट पी के ऊपर ये हो रहा है। तो यहाँ पे भी तुम देखो, ये पहला फेज, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज, यहाँ पे भी तीन फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो निकल के आ जाएगी क्या? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब जरा पॉइंट एम पे फोकस करो। पॉइंट एम की अगर बात करें, पॉइंट एम को बोलते हैं अपन मोनोटेक्टिक पॉइंट। पॉइंट एम पे ऐसा है, तुम ऊपर देखो, ऊपर क्या है? ऊपर पूरा लिक्विड है क्या? ठीक, तो पॉइंट एम के ऊपर अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो लिक्विड को जब मैंने कूल किया तो लिक्विड कन्वर्ट होगा एक सॉलिड, मतलब पॉइंट एम में यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो नीचे के फेज में, नीचे के फेज में है एक सॉलिड फेज गामा और एक लिक्विड फेज एल है, राइट। तो भैया गामा प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोले कि यहाँ पे नंबर ऑफ फेज सर, तीन फेजेस हैं, बोले एक ये लिक्विड, एक ये लिक्विड, एक ये लिक्विड। भैया यहाँ पे जरा झोल है, ध्यान दो। अरे ये लिक्विड और ये लिक्विड सेम है यार, ये अलग अलग थोड़ी है, ये डिफरेंट लिक्विड थोड़ी है यार। अरे ऊपर पूरा लिक्विड मेटल था, पॉइंट एम के जैसे ही तुम नीचे आ गए तो उस लिक्विड में से, जैसे अगर मान लो मैं तुमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर बना के बताऊं, तो ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि भाई जब तुम ऊपर की तरफ थे इस पॉइंट पे, ऊपर पूरे लिक्विड फेज में, तो सब जगह लिक्विड ही लिक्विड था, पूरा क्या था, लिक्विड मेटल था। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ टू फेज रीजन में आए तो क्या हो गया, तो ऐसा हो गया कि भैया इसमें कुछ सॉलिड की फॉर्मेशन हो गई और वो सॉलिड जो उसका नाम अपन ने गामा दे दिया। तो भाई अब इस केस में बताओ, ये जो लिक्विड है, ये जो अभी तुमको ये जो लिक्विड दिख रहा है, इस गामा को छोड़ के जो लिक्विड दिख रहा है वो लिक्विड मेटल, और जो ऊपर जो था वो लिक्विड मेटल, अरे वो सेम ही तो है यार। अरे सेम लिक्विड मेटल में कुछ पोर्शन जो है वो सॉलिडिफाई हो गया, राइट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या कि यहाँ पे ये जो लिक्विड्स हैं वो सेम है, और अगर वो लिक्विड सेम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेज जो है वो तीन नहीं होने वाले, यहाँ पे नंबर ऑफ फेज जो है वो कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। क्या यार, नंबर ऑफ फेज यहाँ पे दो हो जाएंगे, बोल दो यार। तो क्या पॉइंट एम के लिए, पॉइंट एम के लिए अगर अपन यहाँ पे लिखना चाहें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख सकते हो क्या? पॉइंट एम पे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गामा प्लस एक लिक्विड में, और क्योंकि ये दोनों और ये दोनों मतलब ये सेम है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि P इज इक्वल टू कितना है, 2 है। सो एफ इज इक्वल टू 3 माइनस पी, मतलब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो पॉइंट एम है, जो कि जिसका नाम अपन ने दिया था मोनोटेक्टिक पॉइंट, मोनोटेक्टिक पॉइंट, ठीक है, इस वेरिएंट, वेरिएंट या मैं बोल दूं वेरिएबल है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तुमको यहाँ पे इनिशियली कोई एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है कि भैया तुमको बताना पड़ेगा, या तो टेम्परेचर हो सकता है या कंपोजिशन हो सकता है उस पॉइंट एम को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और ये वेरिएंट है, वेरी कर रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 1 है। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है वो, उसका मतलब है कि वो सब इनवेरिएंट पॉइंट है। इनवेरिएंट मतलब उनकी पोजीशन फिक्स है भाई, ठीक है। जैसे पूरे फेज डायग्राम में पॉइंट ई एक ही जगह लाई करेगा, ठीक, पूरे फेज डायग्राम में ये पॉइंट ई डी एक ही जगह लाई करने वाला है, इसी पॉइंट पे लाई करेगा, क्योंकि इस पे टेम्परेचर फिक्स होगा, इसका कंपोजिशन फिक्स होगा। ऐसे ही पॉइंट पी, पेरीटेक्टिक पॉइंट, वो भी एक ही जगह लाई करने वाला है, लेकिन जो मोनोटेक्टिक पॉइंट है उसकी पोजिशन चेंज हो सकती है, ठीक, क्योंकि अपन ने देखा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकल के आई है, ठीक है क्या। तो क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होगा, हर एक चीज़ क्लियर है।
अब देखो ये जो आज का लेक्चर था ये तो शॉर्ट लेक्चर ही था, मैंने सिर्फ इसमें यही कंसेप्ट कवर किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं और अप्लाई करके दिखाया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अपन आयरन कार्बन डायग्राम को डिटेल में देखने वाले हैं, और जो फेज डायग्राम है उसके बहुत सारे बेसिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आयरन कार्बन डायग्राम में आपका जो माइक्रो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और लेक्चर को देखते रहना, ठीक है। और आपको लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हो तो भैया आपको पता है क्या करना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको लेक्चर कैसा लगता। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।